तो मोदी का मान, राहुल की हानि। मसला जुड़ा मान और हानि से। गुजरात के सूरत ने 2 साल की सजा सुनाई। मामला 2019 के कर्नाटक में दिए उस भाषण से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी ने सभी चोरों का सरनेम मोदी बता दिया था। संसद की सदस्यता को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि संसद की सदस्यता पर क्या असर हो सकता है। अब जो कानून हमारा है वो कानून क्या है? कानून यह कहता है कि अगर आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो आप अपील के लिए आगे जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मगर वहां भी अगर स्टे ना मिले तो फिर आपकी सदस्यता गई। राहुल गांधी लोकसभा के सांसद हैं, तो ऐसे में अगर यह सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी सांसद नहीं रह पाएंगे। बात इतनी नहीं है, बात यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और यह तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में। यानी राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। इस कानून के तहत याद होगा आपको कि लालू प्रसाद यादव को भी नुकसान हुआ था, राजनीतिक नुकसान। अभी हाल फिलहाल में एक मामला था अब्दुल्ला आजम का, आजम खान के बेटे। उन पर क्या था मुकदमा? एक प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे और उस मामले में सुनवाई के दौरान दोषी हुए और फिर उसके बाद उनकी विदाई की गई। बीजेपी के विक्रम सैनी, 2013 का एक मामला था, उस मामले में भी उनकी सदस्यता गई। मानहानि पर सदस्यता जा सकती है। अब राहुल गांधी को मानहानि मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें अब जमानत भी मिल गई है, लेकिन अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी सदस्यता पर तलवार लटकने का मतलब यह कि 24 के नजरिए से राजनीतिक चोट भी। क्योंकि किसी सांसद या एमएलए को 2 साल की सजा होने पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। कई दिग्गज इसकी वजह से, कानून की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक वार पलटवार भी हुआ, मगर रविशंकर प्रसाद सामने आए, बीजेपी के चेहरे। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, यह बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। द लॉ ऑफ इंडिया इज दैट इफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिफेम्ड by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। तो मोदी का मान, राहुल की हानि। अब सियासत के नजरिए से वार भी हो रहा है और पलटवार भी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं।
पीयूष पंत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें सुनते और देखते आए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ गुरुरेश शेख इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, और शान खान जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। सुनने में आया कि केजरीवाल जी भी बहुत दुखी हैं राहुल गांधी की इस सजा के ऐलान के बाद, क्या यह सच है? अंग्रेजों के जमाने का ये रेगुलेशन का कानून था। रमेश सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। रमेश जी, सर आप प्लीज अपनी बात जी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, देखिए जो डेफिनेशन के कानून है ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है। इंग्लैंड में कई निरस्त किए जा चुके हैं, लेकिन इंडिया में अब तक चल रहा है। राजनीतिक विरोधी ने कुछ भी कहा डेफिनेशन, कुछ भी कहा, बोला लिखा डेफिनेशन। नहीं, इसका तो पुराना अनुभव है आपको, आपने कई बार माफी भी मांगी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि केजरीवाल जी इतने दुखी क्यों हैं? ऐसा है कि इस समय देश में जो माहौल चल रहा है, कुछ विपक्ष के पीछे छोड़ दो। मेहुल चोकसी का, इंटरपोल का जो लुकआउट सर्कुलर है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सर एक मिनट, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी आवाज मैं सुनना चाहता हूं और दिक्कत आ रही है उसमें। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि दोबारा से प्लीज रमेश मोहन श्रीवास्तव जी को जोड़िए। पीयूष पंत जी, सर कैसे हैं आप? जी ठीक हूं, आप बताएं तिलक जी। बस सर, आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद। एक बात मैं पंत जी आपसे जानना चाह रहा था सर, ये जो मसला है, अब सियासत में नया भूचाल आया है, राहुल गांधी की सदस्यता गई तो इसके बाद की कहानी एक दिलचस्प हो जाती है कि 24 का चुनाव। मसला सदस्यता जाने का नहीं है, मसला यह है कि आगे के 6 साल कहानी वो है। तो क्या लगता है आपको कि राजनीतिक अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है? जी तिलक जी, निश्चित रूप से देखिए ये आशंका तो पैदा हो गई है, लेकिन साथ ही साथ इसका समाधान खुद कोर्ट ने ही कर दिया है। सूरत के सेशन कोर्ट ने ही कर दिया है कि उसने जो है कि 30 दिन का समय दे दिया है और उनको बेल भी दे दी है और सस्पेंड कर दिया है। अभी कोई भी उनको जेल टर्म को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको ये मौका दिया है कि अपील करें हायर कोर्ट में। और निश्चित रूप से हायर कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगा और मुझे नहीं लगता कि जो आधार है उससे जो हायर कोर्ट है वो निश्चित रूप से वो स्टे दे देगा इस पे, और वो स्टे दे देता है तो ये फिर जो है लंबित रहेगा और उनको ये सजा जो है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत जो नया प्रावधान किया गया, जिसमें अगर 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो आप जो है 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो वो प्रावधान मुझे लगता है कि लगने की संभावना थोड़ी कम है। अगर हाँ सेशन कोर्ट ने ये उनको मौका नहीं दिया होता, 30 दिन की छूट नहीं दी होती अपील करने के लिए, तो निश्चित रूप से उनकी तुरंत अरेस्ट होती, जैसे हमने आजम खान के मामले में देखा। नहीं सर, मेरा सवाल थोड़ा हटके था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 24 के लिहाज से क्या ये माने कि सियासत का एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है? अगर मगर किंतु परंतु सदस्यता तो खैर एक अलग विषय है, मगर सदस्यता के बाद वाली जो कहानी है राजनीतिक रूप से। नहीं देखिए, निश्चित रूप से इसने जो है कि राजनीति को और गरमा दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक आप कहें कि हाँ एक इनको एक लाइफ सपोर्ट मिल गया है, या कह दीजिए कि उनकी और एक जो हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार जिस तरह से राहुल गांधी एक अपनी छवि को बदलने में और एक जुझारू किस्म के नेता के रूप में उभर रहे थे और जो सपोर्ट उन्हें मिल रहा था वो इस पे और गति मिलेगी। और ये हम आज देख भी रहे हैं जिस तरह से तुरंत जो है यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं वो जो सड़क पे आ गए और सोशल मीडिया में हम जो देख रहे हैं वो चीजें, तो ये लगता है कि निश्चित रूप से एक चैलेंज बीजेपी के लिए, बीजेपी ने खुद अपने लिए जो है चैलेंज बढ़ा दिया है। और देखिए खासकर आप देखिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से कंडेम किया इस बात को और कांग्रेस का सपोर्ट किया है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट को ही खाती रही है और कांग्रेस के लिए उनके साथ मिलकर चलने वाली नहीं रही है।
लेकिन अभी जो अडानी वाले मामले में ये सारे लोग साथ आए हैं और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो इसने एक मौका और दिया है कि विपक्षी एकता को और थोड़ा सा जो है आगे ले जाने की दिशा में बढ़ने। नहीं, विपक्षी एकता वहां वाला मसला नहीं है सर। ऐसे तो अखिलेश यादव ने भी कहा है, वो एक मसला अलग हो जाता है, क्योंकि यहां कहानी दूसरी है। और मानहानि के मसले को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी एक अलग इतिहास रहा है, और दूसरी तरफ एक अलग तीसरे मोर्चे की कल्पना लेकर अखिलेश यादव, केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी, ये सब एक नई गोलबंदी कर रहे हैं। अब खान साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ तिलक जी। खान साहब, अक्सर मैंने आपके साथ सैकड़ों डिबेट की, आपको मुस्कुराते हुए देखा मैंने। आज चेहरे से मुस्कुराहट गायब है, वजह जान सकता हूं अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं मुस्कुरा ही रहा हूं और हम कांग्रेसी हमेशा आज कुछ टेंशन में लग रहे हैं आप। सब कुछ ठीक है? बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा, वरना मैं बिल्कुल चिंता में नहीं हूँ। नहीं, हमेशा की तरह आपको अक्सर मुस्कुराते हुए देखा ना, मैं इस वजह से पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ तिलक जी। हाँ। शायद आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हाँ, ये जो मसला है, ये कहानी है। अब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो क्या होगा? आपकी पार्टी के चश्मे चिराग हैं वो। निश्चित रूप से वो हमारी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता है और भाजपा तो राहुल जी से इतना घबरा चुकी है, इतना तिलमिला चुकी है, इतना बौखला चुकी है कि वो राहुल जी को जेल भी भेजना चाहते हैं। फैसला तो कोर्ट का है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? सुन तो लीजिए। हाँ तिलक, सुन तो लीजिए शान भाई, फैसला तो कोर्ट ने दिया ना। हाँ तिलक जी, निर्णय न्यायालय का है। हाँ। किंतु न्यायालय तक गया कौन? हाँ। एक राजनीतिक बयान को मानहानि का मामला बनाकर भाजपा के नेता न्यायालय तक ले जाते हैं और राहुल जी को दोषी ठहरवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये प्रमाण है भाजपा की बौखलाहट का। नहीं, आप भी कोर्ट जा सकते हैं, कोई रोका थोड़ी ना आपने किसी को। कोई रोक सकता है क्या? अरे आप भी कोर्ट जा सकते हैं, पीयूष जी भी कोर्ट जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं कि नहीं? जी मेरी बात, तिलक जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए आप। देखिए, एक राजनीतिक बयान को जिस प्रकार से मानहानि का मामला बनाकर भाजपा नेता ने न्यायालय तक ले गए, मैं कहता हूं कि भाजपा के एक नेता थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने खुलेआम कहा था गोली मारो। उनके ऊपर कौन सा मामला दर्ज होगा? मानहानि दर्ज होगा। आप गए थे कोर्ट? होगा कोर्ट आप गए थे? नहीं तो पुलिस नहीं है, कानून नहीं है इस देश सर, का। तो आप कोर्ट गए थे, आपने कहा कि भाजपा वाले कोर्ट चले गए। मैं कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं गए? मैं क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि नहीं, आप भी कोर्ट जा सकते थे ना सर, किसी ने रोका थोड़ी ना है। कि रोका है? पीयूष साहब ने गलत सवाल कर दिया। ये कह रहे हैं इन्होंने कहा था जी इनके खिलाफ कानून अलग है और हमारे खिलाफ अलग है, तो फिर आप चले जाते ना सर कोर्ट। अरे तिलक जी सुन तो लीजिए आप, पहले मेरा पूरा उत्तर तो सुन लीजिए आप। हाँ। तो इसका अर्थ ये कि इस देश में पुलिस खत्म हो चुकी है। ऐसे बयान कोई भी नेता देगा तो हमारे जैसे लोग को न्यायालय जाना पड़ेगा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। सर, आपने अभी कहा कि वो भाजपाई थे इसलिए कोर्ट में चले गए। मैंने कहा कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप तो कांग्रेसी थे। सुन लीजिए, हम कांग्रेसियों की परंपरा रही है, हमने कभी भी अपने विरोधियों को कुचल डालने की नीति पर काम नहीं किया। अच्छा, मतलब सेटिंग रही है कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। नहीं। हाँ। आप गलत, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं तिलक जी। हमने कभी भी अपने विरोधियों जान भाई, जो बात आप कह रहे हैं मैं वही तो सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं? आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं, आप बीच में टोक दे रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात करिए। आप पहले मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद आप उसके बाद प्रश्न कीजिए उस पर। आपने कहा कि आप लोग न्यायालय क्यों नहीं गए? भाजपा के तमाम नेताओं ने तमाम ऐसे बयान दिए हैं जो कोर्ट में और न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं, किंतु कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं रहा है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करे, उनको कुचल दे, उनकी आवाज को दबा दे। हम इस देश के लोकतंत्र को हरा भरा रखना चाहते हैं। हम भाजपा की तरह एन केन प्रकार से अपने विरोधियों को कुचल देने की नीति पर काम नहीं करते। इमरजेंसी की किताब पढ़ी है आपने? नहीं, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी थी? कौन सी किताब पढ़ी थी आपने? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किताब पढ़ी है कोई इमरजेंसी? उसमें कई लोगों ने किताब लिखी होगी, तो आप किस इमरजेंसी का इतिहास तो पढ़ा ही होगा आपने। बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। राजनीतिक विरोधियों के नाखून तक खींच लेते प्लास से। नहीं। जो लोग देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे, जो लोग देश में सिविल वॉर को हवा दे रहे थे, गृह युद्ध दबाया गया था। गृह युद्ध विरोधी नहीं थे, वो गृह युद्ध कराना चाहते थे। गृह युद्ध जी।
वो देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे, वो सेना को और पुलिस को उस्काते थे कि वो सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, और ये प्रमाण है। तो आप जेपी और लोहिया को देशद्रोही मानते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो देशद्रोही है। मैंने ये तो नहीं आपने कहा। अभी कहा ना कि ये तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। सर, मैं ये सही सुना ना? मैंने ये इन्होंने तो क्या नहीं कहा। कहा? आपने कहा तो सही मैंने- कि लोहिया जेपी, आप मैंने इनको क्या किसी का मानते हैं? नाम नहीं लिया तिलक जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं, मैंने आपने क्या कहा ना कि ये लोग गृह युद्ध फैलाना चाह रहे थे, तो ये देशद्रोही हुए आपकी नजर में? सुन तो लीजिए, जेपी और लोहिया की आड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे, और उसका नाम है आरएसएस। मैं खुलकर बोल रहा हूं। अच्छा, तो मतलब लोहिया और जेपी भी उनके प्रभाव में थे? नहीं, लोहिया और जेपी के आड़ में, लोहिया जी को और जेपी जी को आगे कर कुछ लोग देश में गृह युद्ध कराने का षड्यंत्र देखिए, कर रहे थे। मैं एक थोड़ा सा सुझाव दूंगा, बाकी आपकी संवैधानिक मर्जी। तौर पर जितना अच्छा लगे उतना बोलो, खुलकर बोलो। जितना मैं अच्छा तिलक लगे जी को उतना कह रहा बोलो, हूं। खुलकर बोलो, मेरे कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा संयम के साथ। स्पष्ट वक्ता हूँ, आपको पता है, वो स्पष्ट वक्ता हूँ। शान भाई जी, आप जानते हैं ना, मैं इस तरह थोड़ा मैं अलग मिजाज का हूं, वो वाला नहीं हूं, बिल्कुल है ना? तो इसलिए उस चक्कर में मत पड़िए। रमेश भाई, एक सेकंड। रमेश जी, आप मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, मेरा सवाल आपसे यह था, क्योंकि गुरेज भाई भी जुड़ गए हैं। गुरेज जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन ये बात मैं समझना चाह रहा था, रमेश जी, ये केजरीवाल जी को इतनी प्रॉब्लम तकलीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी को सजा सुनाई, टेंशन केजरीवाल जी को हो रही है, वजह जान सकता हूं सर? देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में की गई है। हाँ। उस राजनीतिक पर्सपेक्टिव को समझिए कि आज एक विपक्ष के नेता को कोर्ट ने सजा दी है जी, आरोप उनके ऊपर डिफेमेशन का है। हाँ। अब ये आरोप कोर्ट में सही पाया गया तो सजा मिली है, फिर वो अपील करेंगे, क्या करेंगे इससे मतलब नहीं। लेकिन इसकी आड़ में एक चीज तो दिखती है ना कि विपक्ष का आदमी मुंह भी खोल दे हाँ। तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कैसी न कैसी कार्रवाई कराओ। कोई राजनीतिक सहनशीलता नहीं रह गई है। ये दर्द है कि भाई आदमी विपक्ष का कुछ भी बोले। ये फैसला कोर्ट का है वैसे, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं जानता हूं। हाँ। हम अदालत के फैसले का तो सम्मान है। अच्छा, सम्मान है, लेकिन दिक्कत है। सम्मान है, लेकिन परेशानी क्या है? हाँ। उस मानसिकता से परेशानी है कि विपक्ष वाला कुछ भी कर दे हाँ। तो उसको किसी न किसी तरह से फंसा फुसू के कुचल दो। इनटॉलरेंस। अच्छा, मतलब जैसे कोई किसी राज्य में किसी की सरकार हो, अपने राज्य की पुलिस को जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली भेज दे, किसी को निपटाना हो, या फिर किसी कवि के यहां भेज दे, इस टाइप का मामला है कुछ? जी नहीं। अच्छा, इस टाइप का मामला नहीं है। हाँ। जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से सत्ता को चुनौती देने की क्षमता रखता हो, हाँ। उसके खिलाफ येन केन प्रकारेण, यानी आप राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? ओके, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी आप राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? देखिए, इस मामले में व्यापक परिप्रेक्ष्य में कि सरकार को राजनीतिक सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। अच्छा, ठीक। अच्छा, यानी रमेश, कुल मिलाकर ये है कि अब इस पूरे प्रकरण को हम देखें, आपने कहा राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मानहानि का मसला ऐसा नहीं है। मानहानि के मसले में आपका ज्यादा अनुभव है। राजनीतिक दल भले ही आप छोटे हो, लेकिन मानहानि के मामले में आपका ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, जैसे कई बार आप लोगों ने माफी भी मांगी। ऐसी स्थिति में इसीलिए मैंने ओपनिंग कमेंट जब आपने पूछा था, जब आवाज आपको कुछ ब्रेक होके आ रही थी, मैंने कहा था हाँ। ये डिफेमेशन का लॉ अंग्रेजों के जमाने का है, और उन्होंने इसलिए बनवाया था कि उनकी राज सत्ता को, उनकी राजनीतिक सत्ता नहीं थी, उनकी राज सत्ता थी। उनकी राज सत्ता पर जो यानी आप ये कह रहे हैं कि चौक चौराहे पर खड़े होकर कोई भी नेता ये बोले कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, और वो जब ये कहे कि साबित करके दिखाओ तो फिर आप माफी मांग लो। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए? सर, इसी देश की संसद में ये नारे लगे थे कि नहीं मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कि प्रधानमंत्री अपराधी है? इसी देश की संसद में लगे थे। हाँ।
तो कहने का मतलब उस टाइम तो राजनीतिक सहनशीलता का अच्छा, प्रदर्शन तो किया गया था मतलब कि राजनीतिक द्वेष है ये, आप ये कह रहे हैं? ये हाँ, आपस में सेटिंग होनी चाहिए कि तुम नहीं, सेटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब तुम इतनी हमारे चाहे- खिलाफ नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, सिर्फ चुनाव में जनता को दिखाओ देखिए यही, और शाम यही को वो चाय की पार्टी पे मिलो। सर यही वो भाजपा है जिसके नेता महान अटल जी हुआ करते थे, जो जी। ये कहते थे कि हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं, राजनीतिक शत्रु नहीं है। आजकल शत्रुता निकाली जा रही है। हाँ, ये गलत है। चलिए, लेट द ठीक है, पीपल ओके डिसाइड, ओके लेट द पीपल ओके, डिसाइड, जनता को ओके। डिसाइड करने दीजिए। ओके ओके। गुरेज भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ वजह खास? नहीं, मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी हमारे शान भाई ने बहुत सारी इमरजेंसी। नहीं, शान भाई अक्सर मुस्कुराते हैं, टेंशन में, मैंने तभी पूछा। आज आप मुस्कुरा रहे हैं, वो टेंशन में है, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि लीडर मंच पर हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं गुरेज भाई, अगर एक हो सकता है मेरी टीम ने आपसे दरख्वास्त की हो, मैं ऑन एयर दरख्वास्त कर देता हूं सर, अगर प्लीज, आप समझ गए। हाँ, हेडफोन अगर हटा लेंगे तो फिर इजिली आपकी और मेरी बात हो पाएगी। जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ तिलक जी, क्योंकि मैं एक ऐसे पत्रकार के साथ बैठा हूँ, यदि मैं प्रमाणित बात जिसको भेज दूं तो मुझे लगता है कि प्रमाणित डॉक्यूमेंट दिखाएगा टेलीविजन पर, और मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात, अगर आप, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है। अभी आ रही है? हाँ जी सर, आप क्या कह रहे हैं? कौन पत्रकार? मैं एक ऐसे पत्रकार के साथ बैठा हूं अभी जो निडर है, और यदि सही दस्तावेज भेजा जाए, प्रमाणित दस्तावेज भेजा जाए तो दिखाने में डरेगा नहीं। तो मैं अभी आपको तिलक भाई एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं व्हाट्सएप पर, और मुझे अपेक्षा है कि आप अपनी स्क्रीन पर लगाएंगे, क्योंकि अभी शान भाई ने बहुत सारी आपसे बातें की थी, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है, और उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के विषय में गद्दारों को, जो देशद्रोहियों को तकलीफ दी गई। एक डॉक्यूमेंट है आरटीआई, मेरे खुद के द्वारा लगी हुई, मेरा नाम लिखा है उस पर। मैंने उसमें पूछा कि जेल में कितने लोग मरे, उसके बारे में ये आरटीआई आई है कि रिकॉर्ड ही नहीं है कि जेल में कितने लोग मरे हैं। तिलक जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सर, मैं प्रयास करूंगा दिखाने का, प्लीज अपनी बात रखिए। वो ये कह रहे हैं कि जो बात रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और शान भाई, कि आप लोग राजनीतिक विरोधियों को निपटा रहे हैं टारगेट करके, जो बात रमेश जी और शान भाई दोनों ने कही। अब इन लोगों का मैं क्या करूं, आप ये बताइए। यदि ये कोर्ट को, भारतीय जनता पार्टी को एक ही पहलू में आंकते हैं, और कल तक यही लोग थे, इनके ही जयराम रमेश थे ना, जब पवन खेड़ा जी को जमानत मिल गई थी कोर्ट से, तो इन्होंने लिखा था कि टाइगर जिंदा है। अब वो टाइगर को बोल रहे हैं कि टाइगर मिल गया है। तो मैं यही कहूंगा कि धिक्कार है ऐसी सोच पर, जो जब इनके मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, आज जब न्यायालय ने इनके खिलाफ एक फैसला दिया, तो आज आप देखिए ना, मल्लिकार्जुन, में स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ भाई साहब, और मैं डरता नहीं हूँ बोलने में। आज मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे कॉन्टेम्प्ट को किया। इन लोगों की हिम्मत इतनी चुकी है, जो उनका वक्तव्य, उसका सीधा सीधा मतलब नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप ये ना देखिए, हमको अधिकार है कोर्ट की के निर्णय के ऊपर अपना मत रखने की, लेकिन जब तक आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं हो, तब तक आपके पास कोई प्रमाण नहीं हो, आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कोर्ट सेटिंग थी, कोर्ट मिल गई, कोर्ट ने किया। मेरे हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ओके, शान भाई अपनी जल्दी से बात रखिए, फिर उसके बाद, क्योंकि गुरेज भाई की आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज। राहुल गांधी हुआ है शान भाई, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की, ये कोर्ट का फैसला है, ये किसी बीजेपी का फैसला नहीं है। तिलक जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, सुनना मुझे आप। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, तो कोर्ट की अवमानना और कोर्ट के अपमान की बात करते हैं, तो मैंने याद करा दूं कि अभी कुछ ही समय पहले जब अदानी के मामले में सदन में चर्चा हो रही थी, तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2G और कोयला घोटाला हुआ, जबकि इसी देश के न्यायालय ने 2G और कोयला में लोगों को बरी कर दिया और ये कहा कि इसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो आप बताइए, मोदी जी स्वयं को या तो न्यायालय से ऊपर समझ रहे हैं, या तो मोदी जी कोर्ट का अपमान अवमानना कर रहे हैं। पहले भाजपा बताए कि मोदी जी सदन में खड़े होकर इस प्रकार के हीन और घटिया बयान कैसे दे सकते हैं। गुरेज भाई, मामले में न्यायालय ने बरी कर दिया हो, उस मामले को भ्रष्टाचार बता रहे हैं। गुरेज भाई,
नहीं, देखिए, न्यायालय ने किस आधार पे बरी किया है, पहले आप इस पर जाइए ना। यानी अब न्यायालय के ऊपर मोदी जी हैं, उस नहीं, आधार मुझे पर ये मोदी नहीं जाते पता है। हैं, देखिए, उसके बाद मोदी जी तय करेंगे कि न्यायालय ने पढ़ा लिखा किया या नहीं किया। मैं इस बात नहीं वाह करता भाई वाह। कभी भी। अब आप न्यायालय के भी ऊपर आ जाओगे ना, आप आधार तय करोगे, मोदी जी अब तय करेंगे कि न्यायालय किस आधार पर निर्णय लेगा। बहुत खूब, गजब कर रहे हो आप लोग, यही है न्यायपालिका आपकी। नहीं शान भाई एक सेकंड, आपके पक्ष में फैसला है तो टाइगर जिंदा है, आपके खिलाफ फैसला है तो आपका कोई सब कुछ खरीद लिया, ये समझ से परे है शान भाई। या तो एक होगा ना, या तो टाइगर जिंदा है या सब कुछ जो है हाईजैक कर लिया। अरे तिलक जी, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं सर, आप कहते हैं कुछ नहीं कह रहे। सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों के प्रेस वार्ता आपको याद है कि नहीं याद है? याद कर लीजिए अपने सर, चैनल पे। मुझे तो वो भी याद है कि इमरजेंसी में कोर्ट पर ताले लग गए थे, मुझे वो भी याद है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वो प्रेस वार्ता दिखा दीजिए एक बार। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कह रहे थे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही कह रहे थे, दिखा दीजिए एक बार अपने चैनल पर, गुरेज भाई दिखा दीजिए। आप चिंता मत करो, जो सोचा नहीं होगा वो दिखाऊंगा अभी। शान भाई, ये मेरे साथ चैलेंज का गेम मत खेला करो, मेरे साथ मत खेला करो। आप जो दिखाऊंगा ना वो भी देखोगे आप। मैंने निवेदन किया, सब देखेंगे तिलक जी। हाँ शान भाई, रुक जाओ, सब देखेंगे, रुक जाओ गुरेज भाई। मैंने चैलेंज भी किया, मैंने निवेदन किया है। और जहां तक अभी शान जी जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं यही कह रहा था कि मैं पढ़ा लिखा प्रवक्ता हूँ, मैं मुंह उठा के कभी भी कुछ भी राहुल गांधी की तरह नहीं कह देता हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा कि कोर्ट में ने जो फैसला दिया उसके बाद पीएम साहब ने 2G पे कहा, तो मैं यही कहने वाला था कि मुझे नहीं पता कि किस कोर्ट ने क्या कहा। क्या उन्होंने ये कहा है इस्लाम पे बरी किया है कि सबूतों के अभाव में बरी किया है, या किस तरह से किया, मुझे नहीं मालूम, इसे टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। कोर्ट का मामला है, अरे मोदी जी ने कहा आप लोग कर सकते हो कोर्ट में, मैं नहीं कर सकता। जिस मामले में न्यायालय बरी करता है उस मामले को मोदी जी भ्रष्टाचार बताते हैं। यदि भ्रष्टाचार था तो न्यायालय ने क्यों नहीं सजा दी? न्यायालय ने भ्रष्टाचार कर दी? न्यायालय के ऊपर समझते हैं क्या? नहीं मालूम है, आप बताइए ना। मोदी जी की बात बताइए ना, मोदी जी ने सदन में क्यों कहा? ये मोदी जी ने सदन में क्यों कहा? न्यायालय के विषय में जब तक के मुझे उस बात का बोध नहीं होगा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। यहाँ तो मोदी जी की बात हो रही है, मोदी जी अपने आप को न्यायालय के ऊपर समझते हैं। आप मुझे बताइए कृपया कि क्या सबूतों के अभाव में बरी किया था कोर्ट ने 2G में, या फिर क्लीन चिट दी थी? आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बोल रहा, मैं कोर्ट का विषय है। गुर्रेज भाई, अभी 2G में सदन में मोदी जी ने भाषण दिया था ना, मुझे मेरा होमवर्क उस चीज पे नहीं है कि कोर्ट ने क्या बोला। नहीं मोदी जी को कहिए तो होमवर्क कर ले। एक मिनट शान भाई 1 मिनट रुकेंगे आप? कुछ भी बोलते हैं, मुंह उठाकर चले आते हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं मोदी जी, कुछ भी बोलने के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं, न्यायालय के भी ऊपर समझते हैं अपने आप को। देखो तिलक भाई, 2 बातें हैं। यदि मोदी जी ने कहा है तो पूरे होमवर्क के साथ कहा होगा, पहली बात। मुझे मेरा न्यायालय से ऊपर मोदी, इसका अर्थ है कि न्यायालय से ऊपर है मोदी जी। कहा न्यायालय से ऊपर? अरे आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, आप चिल्लाई जा रहे हैं, बेवकूफ आप होंगे, बदतमीजी मत कीजिए, वरना इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। सर मेरी इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। बदतमीजी मत कीजिए, अपने संस्कार को मत कीजिए। आप मुझे अपनी मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, दोनों को कंपेयर कर लेंगे लोग। ये शब्दों पे संयम रखिए तिलक जी, ये आपके चैनल पर सीधे सीधे बोलना बेवकूफ है। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इनको कुछ कर सकता हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी इनको मूर्ख कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कहूँगा। मैं भी इन्हें मूर्ख कर सकता था, पर मैं नहीं कहूँगा। मैं भी इन्हें मूर्ख कर सकता था, पर मैं नहीं कहूँगा। शान भाई 1 मिनट, गुरेज भाई एक सेकंड, ऑडियो नीचे 1 मिनट। आप चारों मेरे साथ चर्चा कर चुके हैं सैकड़ों बार, और आप लोग जानते हैं कि मेरा ये नेचर नहीं है, मैं इस तरह की चर्चा। शान भाई प्लीज 1 मिनट, गुरेज भाई आपके बीच में नहीं बोल रहे ना, आप अपनी बात अपने टाइम पर रखिएगा ना सर, और व्यक्तिगत हमले नहीं। गुरेज भाई एक ब्रेक ले रहा हूं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा, प्लीज एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार मोदी का मान और राहुल की हानि, यानी मसला राजनीतिक मान हानि का भी है। जल्द हाजिर होते हैं। मोदी का मान, राहुल की हानि। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब मैं आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं, गुर्रेज भाई, शान भाई।
कि अपनी बात संयम के साथ रखिए। आप दोनों जानते हैं कि मैं पूरा मौका देता हूं, पूरी अपनी बात रखिएगा, लेकिन किसी की मान को हानि मत पहुंचाइएगा। आप दोनों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। पहले मैं पीयूष जी के पास जा रहा हूं। पीयूष जी, ये राजनीतिक तू मैं में क्या ये वाकई मुद्दा बनेगा? अभी इसको प्ले मत करिए प्लीज। नहीं, देखिए तिलक जी, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई मुद्दा ये बनेगा। हाँ। क्योंकि इसमें उतना कोई बहुत दम है नहीं उतना, और ये एक लग रहा है कि पॉलिटिकल मात देने के लिए कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को। अब कांग्रेस का संगठन किस तरह से इस चीज को लेके आगे बढ़ता है और किस तरह से बाकी ओपोजिशन के जो पार्टियां हैं वो किस तरह से वो इस पे जो है कांग्रेस के साथ देती हैं, इस पे ये तय होगा कि कौन इससे आगे बढ़ के निकलता है और 2024 की लड़ाई कौन और मजबूती से लड़ सकता है। नहीं, जैसे अभी रमेश मोहन श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ गोलबंदी है, एक किस्म से उन्हें चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। नहीं, देखिए वो वही टाइमिंग का ऐसा लगता है कि ये केस जो है देखिए 2019 का है और 4 साल से चल रहा था। तो लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये जानबूझ के किया गया है। लेकिन अब ये है कि टाइमिंग ऐसी हुई है कि उसमें ऐसा लग रहा है कि लगातार जिस तरह से विपक्षी दलों के खिलाफ जो है ईडी और सीबीआई और जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी के पास अभी जो है पूरी पुलिस, दिल्ली पुलिस भेज दी गई थी। हाँ। वो उनके जो है कि 45 दिन पहले जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कश्मीर में, उसको लेके, महिलाओं को लेके जो है, तो वो ये जो सीक्वेंस बन रहा है तिलक जी, उससे ऐसा लग रहा है कि ये भी जो मसला है वो कहीं न कहीं जो है ऑपोजिशन पार्टीज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, इशू है, ये डिफेमेशन का मामला है। लेकिन जिस तरह से जो है देखिए ये इसमें जो सजा मिली है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए डिफेमेशन केस में इस तरह की सजा दी नहीं जाती है, ये मैक्सिमम सजा होती है जो दी है। तो कहीं न कहीं ये आशंका पैदा होती है कहीं सरकार के इशारे पे तो ऐसा नहीं किया गया ताकि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन आपने एक सवाल पहले दिन की पूछा था कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सजा चली जाती है तो क्या होगा। हाँ। लेकिन बड़ा बात यह कि 6 साल का प्रतिबंध जो लग जाता है वो एक समस्या खड़ा करेगा, तो वो एक क्राइसिस पैदा होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन मुझे लगता है तत्कालिक रूप से ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, बल्कि इसने मौका दिया है कि और ऑपोजिशन पार्टीज को जो है और पास आने का, ये हमने आम आदमी पार्टी के स्टैंड से भी देख लिया है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा एक माहौल बन रहा है। आम आदमी पार्टी तो जो है वो 140 की स्पीड होती है, एक वो 280 की स्पीड होती है, और ये 420 वाली स्पीड है जो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की जो स्पीड है वो 420 की स्पीड है। अभी खान भाई सोच रहे होते हैं और रमेश जी पूरा चौका मार देते हैं। एक बात मैं रमेश जी आपके पास आना चाह रहा था, आज एक चैप्टर क्लोज कर ही देते हैं। अरे साहब संख्या बदल दीजिए, 420 की स्पीड बदल दीजिए। नहीं, आप लोग 420 की स्पीड है सर। अरे 421 बाबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि जो तारीख मैं तय नहीं कर पाता वो केजरीवाल कैसे कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सर आप? जो ये हाँ अभी आज डिबेट हो रही है, हाँ मैं डिबेट पे ही आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूं। आपको तकलीफ हो रही है, आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आप ही की बात, मैं एक बात कह रहा था पीयूष जी, अगर मैं गलत होऊंगा तो पीयूष जी मुझे, मेरे बड़े हैं, टोक देंगे। मुझे एक बात बताइए, ईडी, सीबीआई, आज गुर्रेज भाई, शान भाई, मैं चैप्टर ही क्लोज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये नई बात है, किसी ने कही नहीं है। सीबीआई और ईडी, ठीक, ये आप कह रहे हो कि बीजेपी ने हम लोगों के पीछे छोड़ दी। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा और शान भाई ने भी और तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी। आप लोगों की पार्टी को जुम्मा 10 साल हुए, अभी शायद वो भी पूरे नहीं हुए, हो गए, ठीक। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, शान भाई तो बहुत लंबे अरसे से। अब मुझे एक बात बताइए, यही ईडी और सीबीआई नवीन पटनायक के घर पहुंची कभी? सोचिएगा जो मैं सवाल कर रहा हूं। यही ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के घर पहुंची कभी? यही ईडी सीबीआई ममता बनर्जी के घर कभी पहुंची? स्टालिन का मुझे मालूम नहीं, मैंने गलत उदाहरण तो नहीं दिया पीयूष जी?
अब नवीन पटनायक से बड़ा कोई प्रतिद्वंदी उनके क्षेत्र में है नरेंद्र मोदी जी का? उनके घर क्यों नहीं गई ईडी सीबीआई? नीतीश कुमार ने कितनी बार आप कहते हो कि धोखा दिया जैसे बीजेपी बोलती है, तो उनके घर क्यों नहीं गई ईडी सीबीआई? ममता दीदी के घर क्यों नहीं गई? उनसे 736 का आंकड़ा। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आप ही के घर में ईडी सीबीआई पहुंची तो आपने कहा कि नहीं ये देखो हमारी जेब में विक्टिम कार्ड है, देख लो भैया, हम तो भगत सिंह की बात कर रहे थे, अब खजूर की तरह है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात हुई। अब जवाब दूं? जी पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं। हाँ 2013 में यूपीए की सरकार थी जी, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी कि जो कन्विक्टेड एमपी एमएलए होंगे वो तुरंत इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जब तक उनका केस फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। यही वो ऑर्डिनेंस था जिसको राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। जी आपको याद है ना? जी, आप मेरे सवाल को गोल कर गए। इनके घर क्यों नहीं जा रही ईडी सीबीआई? आपकी काबिलियत पर मुझे संदेह नहीं है, मुझे इतना बताइए इनका घर क्यों नहीं जा रही ईडी सीबीआई अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है? आपने ममता दीदी का नाम लिया, मैंने नीतीश कुमार का भी लिया, नवीन पटनायक का भी लिया, स्टालिन का भी लिया, बताओ ना मुझे आप। साहब ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एक एक करके बात कर सकता हूं। देखिए ममता दीदी के कितने नेताओं पर केस चले हैं? ममता दीदी के ऊपर तो खैर नहीं गए अभी, लेकिन ममता दीदी के करीबियों पर कितने केस चले हैं? दूसरी बात क्या है, जहां भाजपा को प्रतिद्वंदिता नजर आती है वहीं ईडी और सीबीआई का विजिट ज्यादा होता है। रमेश देखिए रमेश जी, अगर आप ये बोले कि सूरज भी केजरीवाल जी की वजह से निकल रहा है तो फिर ये गलत बात है ना? सुन लीजिए आप ये बोलिए कि अगर केजरीवाल जी नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं तो भी मैं है, ममता दीदी बड़ी, केजरीवाल जी उनसे बड़े हैं, आप मुझे ये समझा रहे हो? अरे ये सभी लोग बड़े, मैंने पहले ही कहा। नहीं, आपने ये नहीं कहा ना, आप मुझे ये कह रहे हो कि जो प्रतिद्वंदी मोदी का होगा उसके खिलाफ ये सब कुछ होगा। बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो मोदी ये इत्तेफाक रखते हैं शान भाई, ये बात करें। एक बात और कह दूं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ना के बराबर है। तो सर वही तो बात है ना, तो वहां वो किसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे, करवाएंगे? हाँ ये चक्कर है ना। आप देखिए जब तो हम गुजरात में गए, तो आप भी है सर, आप सुनिए सर, बस लास्ट लाइन, जब हम गुजरात में गए वोट परसेंटेज हमें अच्छा मिला, 5 सीटें मिली। उसके बाद देखो रोज के रोज कुछ ना कुछ, वो है ये वजह है। वो जख्म तो शान भाई को याद मत दिलाओ, हैं? आपकी बदौलत तो गुलरेज भाई को वहां पे खिलने का मौका मिला, ऐतिहासिक जीत का। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जी मैं वही बात कर रहा हूं जो हुआ है गुजरात में। गुजरात की जनता को एक ऐसा अल्टरनेटिव मिला कि जिसने भाजपा की नींद हराम कर दी है। अब आपने उनसे ज्यादा किसी और की नींद हराम की थी वहां। जी नहीं, जी हाँ, हमने किसी के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई थी। आपने लड़ने पर रोक, आप तो अब लिख लो फिर, मैं पिछले 2 दिन से भविष्यवाणी कर रहा हूं जैसे केजरीवाल जी करते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में मत ले लीजिए। आप सुन लीजिए रमेश जी, आप भी राजनीतिक भविष्यवाणी करते हैं, आज मैं भी कर देता हूं। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि इतनी तारीख को इतने बजे इतने दिन में ये वाले नेता अंदर जाएंगे, और होता वही है। ऐसे ही बोलते ना गुरेज भाई, पीयूष सर, आज मैं एक राजनीतिक भविष्यवाणी करता हूं, लिख लो सफेद पेपर पे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरी तैयारी है, तामझाम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हो। वहां भी 2-2%, 3-3% आएंगे तो शान भाई यूं उनकी मुस्कुराहट चली जाएगी। बस लिख लीजिए सफेद पेपर पे, और गुर्रेज भाई कहेंगे देखो कमल का फूल, लिख लीजिएगा। खैर शान भाई, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? सोचिए कि अगर ये किंतु परंतु वाली कहानी हो गई, फिर क्या करेंगे आप? वही विक्टिम कार्ड, हाय तौबा, या कुछ और? आपके नेता तो एक ही है ना, आप हर किसी को सुल्तान तो बना नहीं लेंगे आप। नहीं, हमारे बहुत से नेता हैं, जैसे हर जिले में, हर प्रदेश में, और राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे बहुत से नेता हैं। नेता है, दूल्हा एक ही होता है, बारात मत बताओ मुझे, दूल्हा तो एक ही है ना, कि नहीं? अच्छा, तो हमने तो किसको दूल्हा घोषित नहीं किया। अब आप मतलब राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हो अपना? नहीं, वो एक लोकप्रिय नेता है, उनकी तरह और भी लोकप्रिय नेता। जैसे कि उदाहरण तो मुझे, मेरे को तो कोई नहीं दिखता, ना राइट, ना लेफ्ट, ना दाएं, ना बाएं, ना ऊपर, ना नीचे। अगर आपकी नजर में है तो बताओ। नहीं, राहुल जी हमारी पार्टी के
एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं जी। उसी प्रकार से उनके और भी उनकी लोकप्रियता के अनुसार कौन नेता है वो बताओ। और भी तमाम नेता हैं, पूरी एक फहरिस्त है, पूरी एक सूची है हमारे वहाँ नेताओं की। हमारे वहाँ भाजपा जैसा अकाल तो है नहीं कि कांग्रेस से ला के मुख्यमंत्री बनाना सर मैं पड़े, मान गया, मुझे कांग्रेस से नाम ला तो के गिनवा, विधायक मुझे बनाना पड़े। पांच नाम छोड़िए, 3 नाम गिनवा दीजिए जो राहुल जी के अरे पूरी संपर्क सूची है, पूरी सूची है। 3 ही गिनवा तो दो। कह रहा- अरे खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, गहलोत जी हैं, गुर्रेज भाई बघेल मुस्कुरा जी क्यों हैं। रहे हो? हमारे वहाँ पूरे नेता की फौज खड़ी हुई है। हमारे जी। वहाँ भाजपा की तरह नहीं है कि राजनीति में नेताओं का आकाल पड़ गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी के बराबर दिग्विजय सिंह हैं, खड़गे जी हैं, और क्या नाम लिया आपने? गहलोत साहब हमारे नेता हैं, गहलोत भूपेश हैं। बघेल जी हमारे नेता हाँ, हैं, ये सारे जयराम राहुल रमेश गांधी जी के हमारे बराबर नेता हैं। तमाम नाम है, कितने नाम में आप यानी गिनाऊं? आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये बन सकते हैं? पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है प्रधानमंत्री। राहुल जी भी एक कार्यकर्ता है और ये तमाम लोग भी एक कार्यकर्ता हैं। अच्छा। कोई भी नेता हो सबसे पहले वो कार्यकर्ता होता है पार्टी का। गुर्रेज भाई आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तिलक भाई, कुछ आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि कांग्रेसियों के मुंह से ये बात सुनी आपने कि नहीं, मुझे राहुल तो गांधी या गांधी परिवार का व्यक्ति एक कार्यकर्ता है? अरे भाई, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका मालिक है वो। लोग आते जाते रहते हैं, नौकर आते जैसे जाते अदानी रहते आपका हैं, मालिक है। मैनेजर आते जाते रहते हैं, कर्मचारी जैसे आते अदानी जाते आपका मालिक रहते हैं, लेकिन मालिक वही का वही रहता है। मालिक वाली लेकिन प्रथा आपको बहुत नहीं, मालिक वाली प्रथा आपको पता है कि आप मालिक वाली प्रथा में जी रहे हैं। जैसे अदानी जी आपके मालिक है, आप है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पर ये आपके असल मालिक अदानी साहब है। देखिए, एक बार बोलूं मैं आपको, बड़ा खुल के बोल सकता हूँ। आप ये शब्द नहीं बोल पाएंगे। मैं अडानी के बारे में जो शब्द बोल रहा हूँ ना, आप राहुल गांधी के बारे में नहीं बोल पाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। किसी अडानी या किसी अंबानी की औकात नहीं है कि भाजपा का कार्रवाई कर दे, क्या है। आपको हाथ धोना पड़ेगा। एक मिनट शान भाई, उनको अपनी बात रखने दीजिए। कुछ कह रहे थे गुरेज भाई? ठीक है, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, ये बोल के दिखा दे, किसी अडानी या किसी अंबानी की औकात नहीं है कि भाजपा का मालिक बन जाए। आप बोल के दिखाओ। किसी गांधी नेहरू की औकात नहीं है, बोल के दिखाओ, बोल के बोलो। अडानी आपकी पार्टी का मालिक है। मोदी जी पानी अरे नहीं बोलो ना, पी बिना पूछे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ। मोदी जी पानी नहीं पी सकते अडानी साहब को बिना पूछे। पानी नहीं पी सकते मोदी जी, पानी अरे, घूट पानी पीना हो तो अडानी साहब से पूछना पड़ता है, साहब पी लूं। और ज्यादा बोल रहे हो आप, सुन लो। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं ये बात बोल रहा हूँ, ना कोई अंबानी ना कोई अडानी किसी औकात नहीं है कि बीजेपी को खरीद के अपनी जेब में रख ले। आप बोल के दिखाओ जरा, ये राहुल गांधी ना कोई अडानी ना कोई अंबानी की औकात नहीं कि कांग्रेस में खरीद आज के विषय खान भाई, एक मैं भी मिनट बोल रहा गुरेज हूँ। भाई, गुरेज एक मिनट, मैं भी बोल रहा हूँ। आज विषय अडानी अंबानी नहीं है। एक मिनट प्लीज मोदी जी की औकात नहीं है तो मैं राहुल जी शान भाई, एक मिनट शान भाई, अब ये ऐसे करोगे तो फिर मैं ऑडियो फिर वहां पे कहोगे देखो म्यूट कर दिया हमें। एक मिनट गुरेज भाई प्लीज, गुरेज जी प्लीज। आप मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह के बारे में बोलिए, मैं राहुल जी और सोनिया जी के बारे में भी बोलता हूँ। शान जी, मोदी शान जी जी, और अमित शाह जी के शान औकात जी, नहीं कि सुनिए ना, खरीद ले। सुनिए आपकी पार्टी के बारे में। एक मिनट सर, एक मिनट। ना ये नड्डा जी की है ना अमित शाह जी की है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ ठीक है गुरेज भाई, हो गया। एक मिनट बोल सकता हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पदाधिकारी एक मिनट रुकिए प्लीज कांग्रेस से नहीं बोल सकते। आप नहीं बन सकते कांग्रेस, इस बात को समझिए। वो अपने अध्यक्ष की कम सीटें आने पर धोती भी खींच लेते हैं। खींच पाओगे क्या? नहीं खींच पाओगे। केसरी की खींची थी उन्होंने। बेसिकली कमल का फूल है एक और मिनट विचारधारा है दीनदयाल उपाध्याय जी। एक मिनट रुकिए ना सर, एक और मिनट। चाहे मोदी जी आप मुझे एक बात, एक मिनट प्लीज। आप गोलवलकर की विचारधारा को मानते हो कि दीनदयाल उपाध्याय के? पहले वो बताइए। गुरु तो गोलवलकर है आपके, अब दीनदयाल पे आप आ गए। एक मिनट ऑडियो नीचे करेंगे आप दोनों की प्लीज। अब मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा डिबेट। अगर एक एक करके अपनी बात करनी है तो प्लीज करिए, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। शान भाई सवाल सुन लीजिए ना। आप कहां बार बार, या सुबह उठते हैं तो आपने तय कर लिया कि सुबह का नाश्ता अडानी, दोपहर का खाना अडानी और रात का खाना अडानी, हर बात पे हर सवाल पे अडानी। आप ऐसे थे तो नहीं। एक मिनट सुन लीजिए ना शान भाई। मैं ये कह रहा हूं, क्या कांग्रेस तैयार है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी की सदस्यता अगर जाती है तो जाए? क्या तैयार हैं आप लोग इसके लिए? प्लीज ऑडियो। देखिए, सुनिए, तो चाहे लोकसभा की सदस्यता हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता पद के लिए नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों के लिए है, जनता के लिए है। यदि हमारे साथ कांग्रेस सरकार गलत करेगी
सरकार गलत तरीके से हमारे किसी भी सांसद की सदस्यता को रद्द नहीं करेगी मिला तो तो हम उसका सदस्यता विरोध गई करेंगे। समझो। और ये क्या कह फैसला रहे हैं बीजेपी का नहीं है, कोर्ट का फैसला है। अब सोच कर बोलिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूं स्टे नहीं मिला तो सदस्यता गई, और ये फैसला बीजेपी का नहीं है, ये फैसला कोर्ट का होगा। और सोच कर बोलिएगा जो बोलना है आपको। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए ना सर। सदस्यता जाएगी, फिर भी संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने के लिए सांसद विधायक होना आवश्यक तो है नहीं ना। संघर्ष करने के लिए तो सड़क पे संघर्ष तो कोई भी कर सकता है। हाँ। कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों के लिए संघर्ष करना। हाँ, अब ठीक, अब प्लीज बीच में कोई ना बोले। गुर्रेज भाई और मेरे बीच की बात है, यानी कि सवाल और जवाब है। गुर्रेज भाई, कार्यक्रम शुरू करें। बिल्कुल आराम करें भाई साहब जी। ये दरअसल आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार दबाव बना रही है चौतरफा राहुल गांधी पर। कैसे, अब वो सुनिए। देश के अपमान का मसला आया तो आपने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि देश का अपमान हुआ विदेश में जाके, पहला इंसिडेंट। दूसरा, संसद में सदस्यता खारिज हो निशिकांत दुबे। ठीक, अब अदालत का यह फैसला आ गया। अदालत ने एकाएक यह फैसला जो सुनाया, अदालत का फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी हिडनबर्ग, और इसके इतर एक और मसला राहुल गांधी का, ये एकाएक चौतरफा वाली बात। तो ये कह रहे हैं कि ये संजोग है या प्रयोग है। देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कि मैं ये कहने लग जाऊं कि कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे काम कर रही है और राहुल गांधी को सजा सुना रही है। इतनी औकात मेरी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेसियों की हो सकती है। जहां तक बात है विदेशी धरती पे जाके, तो वो तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। और एक तरह से उन्होंने तो इंटरवेंशन की, डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन की फॉरेन कंट्री से बात की है। और डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन कैसी होती है आपने नहीं देखी, सीरिया में देखी, हमने लीबिया में देखी, हमने सर्बिया में, बेलग्रेड में बॉम्बिंग में देखी। तो शायद राहुल गांधी ये सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर और भाजपा की सरकार के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे दिल्ली में विदेशी देश आके, देश में पैदा होने वाला बयान, और तख्ता पलट करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन मोदी सरकार में ये हो नहीं पाएगा। देश में पैदा होने वाला बयान, देश में पैदा होने वाला बयान नहीं, तो उसमें क्या गलत बोला उन्होंने? जो बोला था उन्होंने, अच्छा, उसमें यानी आप ये कह रहे हैं कि यानी जो आप बोलेंगे वो सम्मान है और जो राहुल गांधी बोलेंगे वो अपमान है। नहीं, मेरी बात में अगर तर्क नहीं हो तो फिर आप कर उसको काटना। मोदी जी ने जो बात की थी ना, वो इंडियन डायोस्पोरा जो वहां पे थी उसके समक्ष की थी, और राहुल गांधी ने जो बात की वो विदेशी सांसदों के सामने की है। ये अंतर है। अच्छा, मैं ये आपसे पूछा नहीं। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछा जो ये संजोग है या प्रयोग है। एकाएक राहुल गांधी जो है अपनी यात्रा पूरी करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद देश के अपमान का मसला आता है। ये अडानी की बात करते हैं तो विदेश में अपमान का मसला उठ जाता है। फिर जब ये अडानी की बात करते हैं तो सदस्यता खारिज करने तक की बात आती है, निशिकांत दुबे। और फिर उसके बाद अदालत का ये फैसले के बाद, अब क्योंकि नेशनल हेराल्ड वाला मसला तो चल ही रहा था, तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये संजोग है राजनीतिक या प्रयोग है, जिसकी शंका रमेश मोहन श्रीवास्तव जी ने जताई। नहीं, तो रमेश जी ने जो भी कहा वो उनका डाउट है और उनका मत है। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये सब चीजें जो हुई है, क्या इंग्लैंड में जाकर जो उन्होंने वक्तव्य दिया, क्या भाजपा के कहने पे दिया था? क्या इन्होंने जो कर्नाटक में जो कहा था 2019 में, कोर्ट ने अब उस पर फैसला दिया, क्या ये बीजेपी कहने से नहीं हुआ था? तो इसको आप प्रयोग कैसे कह सकते? अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं। ठीक, एक छोटा कमेंट, फिर उसके बाद एक आंकड़ा दिखाऊंगा जल्दी से। रमेश मोहन श्रीवास्तव, इत्तेफाक रखते जो बात कह रहे हैं गुर्रेज भाई? ये कह रहे हैं हमने थोड़ी ना कहा था कि जाके बोल दो, राहुल बोलेंगे तो माफी मांगेंगे। देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन विदेशी धरती पर देश के बारे में बदनाम वक्तव्य नहीं देने चाहिए। इस पर एक आम सहमति रहती है। लेकिन कांग्रेस की आया है
ये ऐसा है नहीं, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये करना है कांग्रेस को, बीजेपी को, वास्तव में क्या बोला। आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर। सर मैं माफी मांगूंगा, आज हमारी तरफ से तकनीकी दिक्कत हो रही है, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा हूं। एक मिनट, गुरेज भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक, पीयूष पंत जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, फिर उसके बाद गुरेज भाई के पास जाऊंगा। अब इस मसले को किस नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से कांग्रेस बुनाने की कोशिश करेगी? देखिए तिलक जी, निश्चित रूप से भुनाना शुरू भी कर दिया है। जिस तरह से जो है कि ये कहा जा रहा है किस तरह से जो है कि एक राहुल गांधी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उनको फंसाने के लिए उनकी रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वो राजनीतिक फायदा, देखिए राजनीतिक ही मुद्दा जी का फ्रेम सही कर दीजिए। और राजनीतिक मुद्दा है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी कांग्रेस निश्चित रूप से। और कांग्रेस बीजेपी का इससे कुछ फायदा हो भी सकता है, क्योंकि एक राहुल गांधी के लिए सिंपैथी पैदा हो सकती है। और सोशल मीडिया में आज हम देख रहे थे काफी कुछ आ रहा था, और हमने देखा ये मामला जो है कि लंदन वाले मामले में भी तुरंत जो है जिस तरह से जो है कि मोदी जी के वीडियो भी आ गए बाहर निकल के, तो वो तमाम चीजें देखिए पूरा पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स बन रहा है, पूरा नैरेटिव बन रहा है, जहां की जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा जो है कि गलत बयानबाजी करने वाली ये प्रूव करने में लगी है, और अपने को ये प्रूव करने में लगी है कि नहीं हम सबसे बेहतर है, हम जो कुछ है, हम साफ है, पाक साफ है। तो ये एक नैरेटिव जो लगातार गढ़ रहा है, उसी में ये तमाम चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। और गुरेज भाई जल्दी से मैं कुछ आंकड़े देश के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक, आज बात क्योंकि राहुल गांधी की सजा को लेकर है और कानून को लेकर है। कानून सबके लिए बराबर है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज अगर हम आंकड़े प्ले कर पाएं और देश अगर इन आंकड़ों को देखें। आंकड़े बीजेपी के घर से ही हैं, ये देखिए आपके घर में 301 सांसद। ठीक, अब बीजेपी के घर में कितने दागी? 116 दागी, 116 दागी। और गंभीर आरोप जिन पर हैं उनका आंकड़ा है 87। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखिए, बीजेपी के पास 255 विधायक और जिनका आंकड़ा है दागी का वो 87। गुरेज भाई कानून सबके लिए बराबर है? बिल्कुल बराबर है ना सर? तो क्या बीजेपी के लिए दाग अच्छे हैं? नहीं, देखिए मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं और आपके मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं न्यायपालिका से कि जल्दी से जल्दी इनका फैसला करें, और यदि इनके ऊपर दाग साबित होते हैं तो बिल्कुल इनको आउट किया जाएगा। नहीं, वो ये कहते हैं कि आजम खान हो या फिर आजम खान के पुत्र हो, उनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आपके विधायकों की तरफ, सांसदों की तरफ कोई देखता तक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि न्यायालय को ही सब कुछ करना है इसमें। और मैं तो अपील करता हूं आपके माध्यम से कि न्यायालय जल्दी से जल्दी फैसला दे इनके ऊपर भी, और जो भी इसमें दागदार सिद्ध होगा वो पार्टी से बाहर होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है? 100%। मैं एक बयान आपको याद होगा, मैं अनुराग ठाकुर जी का बयान की बात नहीं कर रहा कि गोली मारो डैश डैश डैश, एक बयान जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, साध्वी प्रज्ञा, महात्मा गांधी को लेकर जो बयान दिया था, याद है ना सर? वो तो आपकी पार्टी का ही मसला था। तो क्या आपने, कानून तो अलग मसला है, क्या ऐसे मसले भी कोर्ट में जाने चाहिए कि नहीं? मैं साध्वी प्रज्ञा की बात देखिए न्यायालय में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो न्यायालय में मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगी, वो बात ये मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छा, मतलब आपके वाले मामले नहीं जाने चाहिए? नहीं, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सार्वजनिक रूप से कि वो माफी मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। भाई साहब, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनको जगह नहीं मिली है। अच्छा, तो बस इतना ही काफी है, सदस्यता रहनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह नहीं दी है मोदी जी ने। 10 सेकंड रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। डिबेट पे यही अंतिम में पूछा गया सवाल मुकुट की तरह से सुशोभित होगा,
बहुत सही मारा है आपने आज, बहुत बढ़िया। सर सवाल तो मनीष सिसोदिया जी को भी लेकर है। नहीं ठीक है, वो भी पूछ लीजिए, जवाब देने को हाजिर हूं। हाँ नहीं सवाल वाला ही मसला है ना सर। सवाल तो आप भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन कोर्ट जमानत नहीं दे रही, समझिए इस बात को, है ना। आपके मंत्री भी वहां पर रेपिस्ट से मसाज कराते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर, है ना सर। जनता तो वो भी देख रही है ना, है कि नहीं। और कट्टर ईमानदार है, देखिए सबसे बड़ी बात, जनता सबसे बड़े राष्ट्रवाद, जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से एक हवाला का। थैंक यू सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पीयूष सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबे अरसे बाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। शानी आपका, गुरेज भाई आपका भी। तो मोदी का मान, राहुल की हानि, यह थी सियासत की नई कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।